Assalamu alaikum, dear students. I am your physics teacher, Waqas Amin. So, today we are going to discuss uncertainty and errors. Majority students जो हैं वो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है और एरर्स का क्या मतलब है। तो आज हम इसको डिटेल के साथ देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एरर्स से। एरर्स क्या होते हैं? एरर्स वो मिस्टेक्स होती हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक ह्यूमन से हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द मार्क्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। क्या है जी? डिफरेंस बिटवीन द मार्क्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल कि आप एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं और उस प्रोडक्ट का जो बॉक्स है उस पे उसका मैथ गिवन है, और वो मैथ गिवन है 80 kg। लेकिन अब आपने उसको दोबारा से मेजर किया, दोबारा मेजर किया तो अब आंसर आ गया 81 kg। तो ये जो मार्क्ड वैल्यू क्या होगी, जो उस बॉक्स में मेंशन होगी, और मेजर्ड वैल्यू वो होगी जो आपने मेजर की। अब इनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया? 1 kg का। तो ये जो 1 kg है ये एरर है। इसको आप एरर कहेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि एरर जो है ये वो मिस्टेक्स हो, ये वो गलतियां हैं, ये वो मिस्टेक्स हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक वो ह्यूमन से हो। तो अब इनकी रीजंस क्या हो सकती हैं? रीज़न नंबर वन, कि इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, यानी उस पर्सन को पता ही नहीं कि मैथ्स कैसे मेजर करना है और क्वांटिटी कैसे मेजर करनी है, तो इस वजह से भी अगर वो गलती करता है तो उस वो गलती किसकी वजह से होगी? ये इस पर्सन की वजह से होगी जिसने उसको मेजर किया। फिर आ जाते हैं पॉइंट नंबर टू पे। ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की गलती है, ऑपरेटर्स ही ठीक नहीं है। लेकिन ऑपरेटर्स बनाने वाला कौन था? वो तो ह्यूमन ही था। तो यहाँ पे भी मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन की मिस्टेक आएगी इनडायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट होगी, क्योंकि इंसान ने मेजर किया लेकिन उसकी अपनी गलती की वजह से जो है वो कैलकुलेशन ठीक नहीं हो सकी। पॉइंट नंबर थ्री, ड्यू टू अ इन अप्रोप्रिएट मेथड, कि उसने ठीक से मेथड ही नहीं अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वर्नियर कैलिपर को यूज़ करे, लेकिन अगर उसको वर्नियर कैलिपर यूज़ ही नहीं करना आता, उसको पता ही नहीं कि उसको उसका मेथड क्या है, किस तरह से हम उससे जो है वो किसी वायर का डायमीटर मेजर करते हैं या कोई भी मेजरमेंट करते हैं, तो फिर वो भी गलती करेगा, और वो गलती किसकी होगी? वो भी इंसानों के खाते में जाएगी। ह्यूमंस की मिस्टेक होगी। क्यों? क्योंकि मेथड बनाने वाला कौन था? वो भी ह्यूमंस ही था। इंसानों ने मेथड्स बनाए। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जिनका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहाँ से होगा जी? किन से होगा? ह्यूमन से होगा। अब आप बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी जो है, जिसको आप उर्दू में कहेंगे गैर यकीनी, जब आप किसी चीज़ के मुतल्लिक गैर यकीनियत यानी कि अनसर्टन होते हैं, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं होती। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि किसी इवेंट में जाना है, आपका दोस्त आपको दावत देता है कि मेरे घर एक इवेंट है तो तुमने आना है। तो लेकिन अब जिस दिन वो इवेंट है उस दिन आपके पास काफ़ी ज़्यादा काम भी है और आपको इस चीज़ का आइडिया भी है। तो आप उसे कहते हैं अच्छा ठीक है देखते हैं ज़रा। आप अनसर्टन है, आपको 100% श्योरिटी नहीं है। आप उसको श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि मैं इस इवेंट में आऊँगा ही, लाजमी आऊँगा। ठीक है? तो आप उस हवाले से 50-50% अनसर्टन है। आप सोच रहे होंगे कि अगर तो मैं फ्री हो गया जल्दी अपने कामों से तो फिर मैं चला जाऊंगा, अगर मैं बिज़ी रहा तो फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अनसर्टेनिटी जो है, अब यूं कह सकते हैं कि ये वो मिस्टेक्स हैं जिनका ताल्लुक जो है वो इंसानों से नहीं है बल्कि किससे? नेचर से। ठीक है? तो हम इसके कॉजेज़ वगैरह पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लें। इट इज़ द अमाउंट ऑफ अ डाउट इन एनी मेजरमेंट बिकॉज नो मेजरमेंट आर परफेक्ट। ठीक है? ये जो आपको कोई भी, ये तो मैंने फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन बताई है कि जब आप मेजरमेंट्स करते हैं तो मेजरमेंट्स में आपको डाउट आते हैं। डाउट, आपको शक होता है कि ये वैल्यू जो है ना एक दफ़ा फ्लक्चुएट करेगी। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने मेजरमेंट की है 20.1 मीटर की। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ मेजर करनी है। तो एक स्टूडेंट नंबर वन है, वो इतनी मेजर करता है। फिर सेकंड स्टूडेंट है, वो भी उसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करता है, लेकिन उसका आंसर क्या आ जाता है? 2.2 आ जाता है। फिर एक तीसरा स्टूडेंट भी है, उसका आ जाता है 20.0। ठीक है? तो अब यहाँ पे जो है ना, ये इस तरह से वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है।
यानी अब वो जो तीनों स्टूडेंट्स हैं, जब वो ये रिजल्ट टीचर के पास लेकर आएंगे तो टीचर कहेगा अच्छा ये जो रिजल्ट है ना ये फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 20.0, सॉरी 20.1 प्लस माइनस 1। यानी ये फ्लक्चुएट हो रहा है वन के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, 20.1 में प्लस वन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 20.2 बन जाएगा। और अगर 20.1 में माइनस कर देंगे वन को तो भी ये 20.0 बन जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ये जो वैल्यू होगी ना, ये प्लस माइनस वन, इसको आप कहते हैं अनसर्टेनिटी। कि आप रिजल्ट को लेके इतना अनसर्टन है। आगे चल के इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हमने पढ़नी है। अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशंस करनी है कि मैथमेटिक्स में किस तरह से आप अनसर्टेनिटी को डिफाइन करते हैं और किस तरह से निकालते हैं, ड्राइव कैसे करते हैं। तो अभी तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ आ गई है। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये जो पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, दिस इज ड्यू टू अ नेचर। ये our senses are not too fast, hence we cannot measure the exact instant time। इसको भी हम देखते हैं एग्जांपल से। पहले अभी इसकी कॉजेज ज़रा देख लेते हैं। अब ये नंबर वन कॉज है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कि आप जो लेंथ मेजर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट की वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उस चीज़ को मेजर कर सके। फॉर एग्जांपल, आप यूज़ करते हैं मीटर रूल। आप यूज़ करते हैं मीटर रूल और लेंथ को मेजर करने के लिए। अब मीटर रूल का जो लीस्ट अकाउंट है, लीस्ट अकाउंट का तो आप सब बच्चों को पता होगा ना। लीस्ट अकाउंट इसका है 1 मिलीमीटर। मीन्स के मीटर रूल मिनिमम से मिनिमम कितनी लेंथ मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर। इसे स्मॉल मेजरमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने मीटर रूल को यूज़ करके एक ऐसी वायर का डायमीटर मेजर करना है जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर से स्मॉल हो, तो फिर तो ये मीटर रूल के साथ ज्यादती होगी ना। मीटर रूल वो चीज़ मेजर ही नहीं कर सकता। तो अब जो वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशन आएगी, रिजल्ट में डिफरेंस आएगा, उस रिजल्ट का जो मीन्स, अब जो मीटर रूल को यूज़ करके अब जो मिस्टेक्स आएंगी, यानी रिजल्ट में फ्लक्चुएशन आएगी, उसकी जिम्मेदारी इंसानों पे आप नहीं डाल सकते। वो किस पे जाएगी, वो इंस्ट्रूमेंट पे जाएगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आपने सिलेक्ट ही गलत किया। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी ही नहीं है। तो ये कॉज नंबर वन है। कॉज नंबर टू, इम्परफेक्शन ऑफ अ ह्यूमन सेंसेस। के ह्यूमन अल्लाह ताला ने ह्यूमन सेंसेस को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं बनाया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट नंबर वन और स्टूडेंट नंबर वन ने जो है वो स्टॉप वॉच होल्ड की हुई है। और इसने टाइम मेजर करना है एक बॉल का, कि इस बॉल को कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। अब इस बॉल को होल्ड किया हुआ है स्टूडेंट नंबर टू ने। अब स्टूडेंट नंबर टू कहता है कि जैसे मैं इस बॉल को रिलीज करूंगा तो आपने क्या करना है, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर देना। और जैसे ये बॉल ग्राउंड के साथ हिट करेगा तो स्टूडेंट वन क्या करेगा, स्टॉप वॉच को ऑफ कर देगा। लेकिन अब मुझे खुद से बताओ कि क्या ये स्टूडेंट वन उसी टाइम पे स्टॉप वॉच ऑन करेगा जैसे ही ये इसको रिलीज करे? स्टूडेंट नंबर टू जो है वो बॉल को छोड़ेगा, क्या उसी टाइम पे स्टूडेंट वन स्टॉप वॉच को ऑन कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। थोड़ा सा जो है ना वो टाइम जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। अब इस वजह से भी मिस्टेक्स आएंगी रिजल्ट के अंदर। और फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि जैसे ही बॉल जो है वो ग्राउंड के साथ टच कांटेक्ट में आए स्टूडेंट वन उसी टाइम पे स्टॉपवॉच को ऑफ कर दे। हो सकता है कि वो स्टॉपवॉच बहुत जल्दी ऑफ कर दे, ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा लेट ऑफ करें। तो इस वजह से भी रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता। कोई भी रिजल्ट जो है फिजिक्स में, कोई भी कैलकुलेशंस है, वो 100% एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होती। उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, और उनकी रीजंस यही हैं। ओके, रीज़न नंबर थ्री, कॉज नंबर थ्री, वेरिएशन इन अ नेचुरल प्रोसेस। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं उनमें जो वेरिएशंस हैं आप उन्हें भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उनमें भी मिस्टेक्स आती हैं। फॉर एग्जांपल, प्लांट की जो ग्रोथ है उसके बारे में आप कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकते ये किस दिन इतना ग्रो करेगा और किस दिन इतना ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, प्लांट ग्रोथ ये आप एग्जांपल ले सकते हैं। फिर आप ह्यूमंस की जो ग्रोथ है, उनकी जो हाइट, जो ग्रोथ होने का जो प्रोसीजर है, उसके बारे में भी आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि किस साल इसकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, किस साल
नहीं होगी, उसमें भी आप जो है वो अनसर्टेन होते हैं। तो और इसके अलावा एक तीसरी एग्जांपल भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक चाय का कप है और आपने उसका टेम्परेचर मेजर करना है थर्मोमीटर से। तो आप इसमें थर्मोमीटर पुट कर देते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, और यही एक्सपेरिमेंट आप बार बार रिपीट करते हैं और हर बार आपका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आ रहा होता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो थर्मोमीटर आप एक पोजीशन, एक दफ़ा आपने थर्मोमीटर यहाँ पे रख दिया, दूसरी दफ़ा आपने थर्मोमीटर यहाँ पे रख दिया, तो ऐसा करने से वो जो आपका जो टेम्परेचर है वो उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है। तो ये जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं इनकी जो वेरिएशंस हैं इस हवाले से भी आप अनसर्टेन होते हैं। ओके, यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया ये आपके सिलेबस का पार्ट है। आगे टाइप्स ऑफ एरर जो है ना, ये आपकी जो लास्ट बुक थी उसमें तो ये चीज़ें मेंशन थी, लेकिन अभी बताने का मकसद ये है कि प्रैक्टिकल जब आपने करना है तो प्रैक्टिकल में ये जो एरर्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और ये यूज़ भी करते हैं आप रैंडम एरर, जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनमें रैंडम एरर भी आ रहे होते हैं, सिस्टमेटिक एरर भी आ रहे होते हैं, तो आप उनके साथ डील कर रहे होते हैं। तो ये दो तरह के एरर्स हैं। फर्स्ट नंबर इज़ रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है कि आप एक ही चीज़ की बार बार मेजरमेंट करें लेकिन हर बार आपका रिजल्ट जो है ना वो डिफरेंट आ रहा हो। और ऐसा आपने ऑब्जर्व किया है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक सफ़ेयर है, और उस सफ़ेयर का आपने डायमीटर मेजर करना है। आपने सिंपल पेंडुलम का आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और प्रैक्टिकल्स में, तो उसमें आपको एक सफ़ेयर दे दिया जाता है, सफ़ेयर का आपने डायमीटर मेजर करना है बाय यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। अब हमेशा प्रैक्टिकल में आप एक वैल्यू कंसिडर नहीं करते, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप 5 वैल्यूज़ लेते हैं, यानी डायमीटर मेजर करना है तो मैं इसकी 5 रीडिंग लूँगा, 5 रीडिंग लूँगा, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, और फिर 5 रीडिंग लेकर मैं उसकी एवरेज वैल्यू लूँगा। एवरेज वैल्यू लेने से क्या होगा कि रैंडम एरर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बातें जो अभी मैंने बताई है ना आपको, कि एक ही सफ़ेयर है लेकिन हर बार उसकी जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट आ रही होती है। तो ये क्यों आ रही होती है? रैंडम एरर की वजह से आ रही होती है, और इसका जो कॉज है वो हमें पता ही नहीं है, यानी अननोन कॉज की वजह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने जो है वो एक रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करनी है। तो जब आप रजिस्टर मेजर करते हैं, मॉर्निंग में भी करते हैं, इवनिंग में भी करते हैं, तो अब इनका जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं अब इनके। तो अब इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं? ये भी हो सकता है, मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ कि हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से रिजल्ट में चेंज आ रहा हो, क्योंकि मॉर्निंग में टेम्परेचर कुछ और होता है, इवनिंग में टेम्परेचर कुछ और होता है, और आपको पता है रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है ना। मैं ये भी कह सकता हूँ ह्यूमिडिटी की वजह से भी टेम्परेचर रेजिस्टेंस में फ्लक्चुएशन आ सकती है, या प्रेशर की वजह से भी, क्योंकि डेली बेसिस पे प्रेशर भी तो चेंज हो रहा होता है। तो प्रिडिक्शन कर सकता हूँ लेकिन 100% श्योरिटी के साथ मैं यहाँ पे नहीं कह सकता। तो इस वजह से हमें इस एरर का जो कॉज है ना वो हमें 100% एग्जैक्टली नहीं पता होता। और इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे? बाय टेकिंग एवरेज वैल्यू, और यही आप करते हैं एक्सपेरिमेंट में, हमेशा 5 वैल्यूज़ लेते हैं या 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ लेते हैं। जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आप लेंगे एक्सपेरिमेंट में आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। ओके, सेकंड जो एरर है वो सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक एरर मतलब सिस्टम में एरर। सिस्टम कौन सा है? आपका जो ऑपरेटस है, ऑपरेटस ही फॉल्टी है, ऑपरेटस ही आपका, या जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं और वो इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है। तो उस वजह से जो एरर आएगा उसको आप क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक एरर आएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? रिपीटेड एरर दैट हैपन्स इन द सेम वे एवरी टाइम ड्यूरिंग द मेजरमेंट। अब इसके कॉजेज ज़रा देखते हैं। कॉज नंबर 1, इनकरेक्ट मार्किंग। कि आपके पास एक स्केल है और स्केल में मार्किंग ही इनकरेक्ट है, 0 1 2 3, इधर 3 आना था लेकिन इधर क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये इनकरेक्ट मार्किंग की वजह से जो एरर आएगा उस एरर को आप क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। नंबर 2, पुअर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का क्या मतलब होता है कि आपने जो है ना वो इक्वल पार्ट्स में डिवीजन करनी होती है, स्केल बनाना होता है, तो इसको आप कैलिब्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 0 1 2 3 4 कैलिब्रेशन तो है, लेकिन ये इक्वली डिवाइड नहीं है। यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेस इंटरमीडिएट है, यानी कि स्पेस इक्वली नहीं है, तो ये भी ठीक तरीके से कैलिब्रेट नहीं हुआ।
तो अगर आप इससे कोई मेजरमेंट करेंगे तो उसमें भी एरर आएगा, और उस एरर को आप क्या कहेंगे? हाँ जी, सिस्टमेटिक एरर कहेंगे आप। ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मे बी ड्यू टू अ ज़ीरो एरर। अच्छा, ज़ीरो एरर का आपको नाइन्थ क्लास में आपने ज़ीरो एरर का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा था, वर्नियर कैलिपर में, मीटर रूल में, फिर सेक्रीगेज के अंदर। तो हम इसको इस तरह से देखते हैं, ज़ीरो एरर की वजह से भी वो जो आप एरर निकालते थे ना, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, ज़ीरो एरर, उसका जो ताल्लुक है वो भी इसी सिस्टमेटिक एरर से ही है। मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपके घर में एक क्लॉक लगी है, और आपको पता है कि वो 5 मिनट जो है वो आगे है। आपके घर में आ जाते हैं मेहमान, आपके मेहमान आपसे टाइम पूछते हैं, और क्लॉक में जो टाइम है वो क्या है? 3 बज गए। लेकिन अगर आपने उनको एक्यूरेट टाइम बताना है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको पता है कि 5 मिनट आगे है, तो आप उन्हें बताएंगे नहीं, ये पूरे 3 नहीं बजे, ये 5 मिनट आगे है। तो आप जो एग्जैक्ट टाइम होगा क्लॉक पे, उसमें 5 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 को माइनस कर देंगे, और इसको आप क्या कहते थे? पॉजिटिव एरर कहते थे, याद करें। अब इसको ना रिलेट करें वर्नियर कैलिपर से, ये वही पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर में आप क्या करते थे? एक पॉजिटिव एरर की वैल्यू निकालते थे, और जब फाइनल मेजरमेंट करते थे तो फाइनल मेजरमेंट में से पॉजिटिव एरर को माइनस कर देते थे। वो एक फिक्स फैक्टर होता था। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है। आप देखेंगे इसमें आप 5 को माइनस करेंगे, यानी 3 बजे, और अब इसमें 5 माइनस करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, 255 हो जाएगा। तो आप एग्जैक्टली क्या बताएंगे कि 255 हुए, नॉट 3। बिल्कुल इसी तरह, अगर आपकी क्लॉक जो है वो 5 मिनट पीछे है, तो फिर आपका जो भी टाइम होगा आप उसमें +5 करेंगे, और इसको आप क्या कहते थे? इसको आप नेगेटिव एरर कहते थे। नेगेटिव एरर का मतलब है कि जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं वो आपको थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यू से लो वैल्यू आपको दे रही है। आई होप कि ये चीज़ें समझ आ रही हैं आपको। तो आप क्या करेंगे जी? नेगेटिव एरर में 5 को ऐड करके बताएंगे। मीन्स अगर 3 बजे हैं, तो आप अपने जो मेहमान हैं उनको आप बताएंगे कि टाइम जो है वो 3:05 हो गई। क्यों? क्योंकि ये 5 मिनट पीछे है। तो इसको, ये जो मैंने -5 या +5, ये जो फैक्टर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, इसको आप कहते हैं कुरेक्शन फैक्टर। क्या कहते हैं जी? करेक्शन फैक्टर। तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय इंट्रोड्यूस अ करेक्शन फैक्टर। वर्नियर कैलिपर में, सेक्रीगेज में भी हम करेक्शन फैक्टर को ही इंट्रोड्यूस करवाते थे। वो जो एक लीस्ट अकाउंट की जो वैल्यू है, उसको यूज़ करके जो हम एरर निकालते थे, वो एक कांस्टेंट फैक्टर ही होता था। ओके, पॉइंट नंबर 2, वी कैन कंपेयर इंस्ट्रूमेंट विथ आर मोर एक्यूरेट। तो हम इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर भी कर रहे होते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, तो उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करेंगे जो एग्जैक्टली ठीक होगा, जो परफेक्ट होगा। और डेली लाइफ में अगर मैं एग्जांपल दूं, तो यूनिवर्सिटी में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, और जो नालायक स्टूडेंट होते हैं, जो इतना ज़्यादा स्टडी पे फोकस नहीं करते, तो वो लाइक स्टूडेंट्स से कोई भी असाइनमेंट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो भी असाइनमेंट टीचर्स देते हैं क्लास में। तो जो थोड़े से बैक बेंचर्स होते हैं, जो इतना टाइम नहीं लगाना चाहते, तो फिर वो अपने जो इंटेलिजेंट, जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं, और उनसे वो असाइनमेंट लेते हैं और उनको कॉपी पेस्ट करते हैं। यानी नालायक स्टूडेंट नालायक स्टूडेंट के साथ कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। वो एक अच्छे जो परफेक्ट स्टूडेंट होगा ना, उसके साथ असाइनमेंट जो है वो कॉपी पेस्ट करेगा। तो आई होप को ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आ गया। अब आगे, टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इनकी भी जो 3 टाइप्स होती हैं, एक होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फिर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे भी इस चीज़ का आइडिया कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, और कॉलेजेस में इतना ठीक तरीके से चैप्टर पढ़ाया भी नहीं जाता। लेकिन नेक्स्ट जो कमिंग लेक्चर्स होंगे ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं लेक्चर्स। तो लेक्चर जो है वो यहाँ तक ही रखते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कोई भी क्वेश्चन आपका हो टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटा।